गुड इवनिंग बच्चों। आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि असर्शन रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा असर्शन रीज़न आपको नहीं समझना है, आपको बेसिकली समझना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने चैप्टर का। ठीक है, अगर चैप्टर में आपका हर पॉइंट हर चीज़ आपको क्लियर है तो असर्शन रीज़न में कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। असर्शन रीज़न के कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रही हूँ। फर्स्ट थिंग मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये जो मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराए हैं या जो क्वेश्चंस मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बेटा असर्शन रीज़न का एक सैम्पल है। क्योंकि आप में से बहुत लोग डाउट कर रहे हैं कि ये किस तरीके से होगा, या क्लास में आप लोगों को समझ में नहीं आया है। आपने कहा कि आप लोगों को कंफर्म नहीं हो पा रहा है, आप इन क्वेश्चंस में किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, देखिए असर्शन रीज़न में हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे असर्शन। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, पर पहले हम समझ लें कि है क्या। सेकंड स्टेटमेंट को बेटा हम लोग बोलेंगे रीज़न। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो असर्शन रीज़न के अंदर आपको मिलेगा उसमें 2 स्टेटमेंट रहेंगे। पहले स्टेटमेंट को आप बोलोगे ए असर्शन, सेकेंड स्टेटमेंट को आप बोलोगे आर रीज़न। जैसे यहाँ हमने दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा असर्शन है, दूसरा हमारा यहाँ पे रीज़न है। या ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन, सेकंड स्टेटमेंट रीज़न होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब देखिए यहाँ डायरेक्शंस क्या दी हुई हैं। यहाँ पे आपको 4 डायरेक्शंस दी हुई हैं, 5 डायरेक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट थिंग कि या बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं और रीज़न जो भी है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को ही वेरीफाई कर रहा है या उसी को सपोर्ट कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, या उसके पॉइंट को प्रूव कर रहा है और ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये उसी को सेकंड स्टेटमेंट, रीज़न वाला स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट को ही एक्सप्लेन कर रहा है एक तरीके से। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड ऑप्शन जो ऑप्शन बी अगर हम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे कहा गया है असर्शन यानी पहला स्टेटमेंट जो भी क्वेश्चन का होगा वो, और रीज़न यानी सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन का जो होगा वो, दोनों ही सही हैं। बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट से कनेक्टेड नहीं है। हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं अपने आप में, बट ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों सही हैं पर आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक, थर्ड ऑप्शन अगर हम सी यूज करते हैं तो सी में क्या है, असर्शन यानी पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे तो वो सही होना चाहिए और दूसरा पॉइंट गलत होना चाहिए। ठीक है, फिर डी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या है, हमारा असर्शन गलत है, रीज़न जो है वो सही है। ये कैसे है अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देन अगर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं, पहला और दूसरा जो भी हमें दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो दोनों ही गलत हैं, तो हम ऑप्शन नंबर ई सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। बेटा पहला असर्शन रीज़न हमने केमिस्ट्री से लिया है। क्या है हमारा पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड स्टेट आर स्ट्रॉन्गर देन दोज इन लिक्विड स्टेट। ठीक, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा कि जो फोर्सेस होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या फिर हम कह लें कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, हम लोगों ने पढ़ा है ये चैप्टर। इसमें क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड स्टेट्स होती हैं उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या उनके बीच में, उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमसे यही कह रहा है कि जो सॉलिड हैं उसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं देन इन कंपेयर टू लिक्विड। मतलब लिक्विड में क्या है, फोर्सेस कम होते हैं पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, जबकि सॉलिड्स में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाएं।
रीजन वाले पे, रीजन हमारा क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब किसी भी मैटर हम जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस हमने पढ़ा है, या और भी दो टाइप पढ़े हैं मैटर के, बट अभी हम यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से ही चलेंगे। तो द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट रीजन में कह रहा है कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है उनको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो अगेन ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। दो मैटर के जो भी दो पार्टिकल्स होते हैं, एक ही मैटर के जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की स्पेस को आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक, अब बात यह आती है कि स्टेटमेंट तो हमारे दोनों ही करेक्ट हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन यानी ऑप्शन ए पे जाएंगे या फिर हम अपने ऑप्शन बी पे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी पे। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, हमारा क्या है, रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे कनेक्टेड तो हैं, बट क्या है, ये टोटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारे असर्शन वाले पॉइंट को। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब फर्स्ट का हमारा ऑप्शन बी, जो भी आपकी OMR रहेगी उसमें आप बी वाला जो भी सर्कल होगा उसको फिल करेंगे। ठीक, सेकंड है बेटा, असर्शन में दिया है पॉइंट, द कन्वर्जन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कह रहा है कि गैसेस जो होती हैं उनका डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है डिपोजिशन। ठीक, ये क्या कहलाता है, डिपोजिशन। अगर सॉलिड गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आ रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन। और इसी का उल्टा प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेज में आए बिना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी असर्शन इज फॉल्स। सेकेंड है बेटा, रीजन, नैफ्थलीन लीव्स नो रेसिड्यू व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम। नैफ्थलीन हम जानते हैं वो जो वाइट कलर की बॉल्स जो हम कपड़ों में क्लोथ्स में डालते हैं, वो क्या है, कोई भी तरीके का रेसिड्यू या कोई भी रिमेनिंग नहीं छोड़ती हैं। अगर उन्हें ओपन में ही यानी खुली जगह में अगर उन्हें रख दिया जाए तो वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं जनरली गायब हो जाती हैं, यानी कि उनकी कोई रिमेनिंग नहीं बचती है। तो हमारा ये क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो अब हम ये देखें कि हम ये 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी दिए हैं उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। ये हमें कहाँ मिल रहा है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है असर्शन यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, सेकंड का हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा, डी, जहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं कैमरा रोटेट कर दे रही हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स वेयर एज सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग थर्ड वाले अपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। थर्ड हमारा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो वी ऑल नो फ्रॉम वेरी अर्लियर डेज या बहुत ही छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो हम समझ गए कि इट इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। देन सेकंड है क्लोरोप्लास्ट स्टोर्स फैट, स्टार्च एंड प्रोटीन्स। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने इसके लिए पूरा एक वीडियो देखा हुआ है, हम लोगों ने क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है कि क्लोरोप्लास्ट जो स्टोरेज ऑफ फैट्स होती हैं वो स्टोर करता है इलायोप्लास्ट, स्टार्च की बात करें तो एमाइलोप्लास्ट और प्रोटीन्स की बात करें तो एल्यूरोप्लास्ट, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इसके लिए अब हम देखें कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या थे, ये 5 ऑप्शंस थे ना, जिसमें क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बेटा ये
ये वाला जो स्टेटमेंट है कि असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सेलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ असर्शन नंबर रीजन के 3 वाले आंसर में 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जहां पे दोनों ही स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि वो गलत हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आइए, एपिथेलियल टिश्यूज प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज हम लोगों ने पढ़े थे, कवरिंग टिश्यूज होते हैं, कवरिंग टिश्यूज जिसमें हमने एग्जाम्पल में स्किन और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स पढ़े थे। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं, अपने नीचे रहने वाले टिश्यूज को, बाकी टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। तो ये करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड देखें, मटेरियल्स आर एक्सचेंज एट द सरफेस अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यूज। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट यानी कि रीजन कह रहा है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज के सरफेस पे ही ट्रांसफर होते हैं और कहीं नहीं। तो ऐसा नहीं है बेटा, स्किन में हमारा भी जो कुछ भी है, वाटर, डस्ट, डर्ट, जो भी हमारी स्किन थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करती है, वो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, या बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जा सकते हैं। या ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि अगर एपिथेलियल टिश्यूज की सरफेस ने किसी चीज़ को एब्जॉर्ब किया है, मतलब हम ये स्किन तो कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी बॉडी में और भी अंदर ग्लैंड्स वगैरह की कवरिंग भी एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर आती है, या और भी बहुत सारे हैं। तो अगर अपर सरफेस किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो अंदर भी जाएंगे। और ये कह रहा है कि ये सिर्फ क्या है, मटेरियल्स का एक्सचेंज सिर्फ सरफेस पे ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब हम देखें कि पहला सही और दूसरा गलत, यानी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ये हमें कहाँ मिल रहा है। तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, वो वाले को हम यहाँ पे लेंगे 4 का आंसर सी। अब हमारे हमने दो केमिस्ट्री से एग्जाम्पल ले लिए बेटा, 2 हमने ले लिए आपका बायोलॉजी से, और 2 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं फिजिक्स से। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो आपको असर्शन रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज़ एक्सप्लेन करना। ठीक है, क्लास में भी समझाया था, बट मे बी शायद आप में से कुछ एब्सेंट थे या जो भी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो हम और भी लंबे से अच्छे से कर सकते हैं, बट अभी तो आपका एग्ज़ाम है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं। बेसिकली यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। आप अपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको इन सब क्वेश्चंस में या किसी भी तरीके के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 5th है हमारा, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, स्पीड ही होती है वेलोसिटी, बस अगर उसमें क्या हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। हम लोग कहते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के टर्म्स में हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, या डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ गिवन टाइम इज टर्म्ड एज वेलोसिटी। ऐसे करके हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब मैं अब इस समय चैप्टर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बेसिकली बताने का पर्पज़ ये है कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही होती है एक तरीके से, बस बट इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकेंड, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड। हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही क्या होती है, मीटर पर सेकेंड हमारी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब बात आती है कि इनके बीच में कनेक्शन है या नहीं, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं। कनेक्शन भी हम कह सकते हैं कि है, बट इस स्टेटमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट कुछ भी नहीं बता पा रहा है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये हो जाएगा आपका 5th का बी। ठीक, सेम एज इट इज हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट मे बी 0, सॉरी मे नॉट बी 0। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी बॉडी के थ्रू कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस भी 0 ही हो, डिस्टेंस 0 नहीं भी हो सकता है, या डिस्टेंस 0 नहीं होगा, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट।
तो ये बात सही है। जैसे कि हम लोग सिंपली हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे सर्कुलर पाथ में था कि कोई पर्सन अगर या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, वो अगेन अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग जो लेते थे वो 2πr लेते थे, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्टेंस भी ज़ीरो होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्टेंस मतलब सिंपली इस स्टेटमेंट का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है, जबकि डिस्टेंस क्या है, उसमें डायरेक्शन की बात हम नहीं करते हैं। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अगर यहाँ से, अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, यहाँ से शुरू करके इस डायरेक्शन में चलते हुए कोई चीज़ यहाँ आ रही है, ऑब्जेक्ट है या पर्सन है या कार है, समथिंग, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हो तो वो ज़ीरो हो रहा है। पर अगर आप डायरेक्शन की बात नहीं करोगे और उसकी टोटल डिस्टेंस की बात करोगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट भी सही हैं। एंड इसमें हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे बेटा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका 6 का क्या हो जाएगा हमारा ए। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस बेटा सिर्फ इतना है कि आपको असर्शन रीज़न समझा सकें। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ना ही करा पाएंगे, फिलहाल तो नहीं करा पाएंगे, है ना। तो बेसिकली आप अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे, थ्योरेटिकल भी कर पाएंगे, एमसीक्यूज भी कर पाएंगे। और वो जो केस स्टडी वो होती हैं जिसमें हम लॉन्ग पैराग्राफ्स देते हैं और उसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने होते हैं, है ना। तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी में करते हैं तो मैम आपसे क्वेश्चन रिटर्न में पूछती हैं और आपको रिटर्न आंसर देना होता है। साइंस वाले पेपर में ऐसा क्या है कि हमने क्वेश्चन पूछ करके उसके ऑप्शंस आपको दे दिए हैं और आपको उसी को टिक करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है।